प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा स्वतंत्र पत्रकारों से डरते हैं, आप जैसे पत्रकारों से डरते हैं। जो गोदी मीडिया लेटकर मोदी को प्रणाम कर रहा है उसका जवाब स्वतंत्र पत्रकार है। ये नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि बता तूने क्या क्या किया है और तेरा हिसाब दे। पूछ रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो पूरे 9 साल का हिसाब है वो हमें दे, जनता के सामने रख। जनता के सामने ये मत बता कि तुमने राम मंदिर बनाया है। आम आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आम आदमी ऐसे जाके बात करो, हाँ जी मोदी जी ने क्या किया, अरे राम मंदिर बनवा दिया, उसके दिमाग में भी यही है राम मंदिर बन गया तो उसको कोई परेशानी नहीं है। अब तो चलो वे धीरे धीरे बदलिए। मोदी जी ने क्या नस पकड़ रखी थी पूरी, हम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। तो ऐसे सवालों से मोदी जी खुश रहते हैं। वाह मोदी जी, मतलब भयंकर खुश रहता है आदमी। जब मीडिया की बात हो रही है तो ये भी कर लेते हैं कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे टीवी मीडिया कहते हैं, टीवी एंकर्स हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया है जो आज स्वतंत्र मीडिया है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो वोटर्स चल रहे हैं। क्या वर्सेस हो गया, युद्ध चल रहा है डिजिटल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया? युद्ध चल ना रहा हो लेकिन चलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अभी हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो 10 जनवरी को उद्घाटन भी होने वाला है और 24 में चुनाव है। तो शुरुआती वो लग रहा है कहीं दोबारा कोई जीत के लिए फिर से वही मोदी की राजनीति और पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम प्रभु राम के साथ धोखा। जय श्री राम मतलब एक स्लोगन बना लिया बीजेपी ने अपना। हाँ, टैग लाइन बना रखी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जितने भी चलते हैं, जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लंबे लंबे चिट्ठे आते हैं, वो गांधी को डिफेम करने के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि डरते हैं ना गांधी से कि जो आज बीजेपी कर रही है कल आप वो करेंगे। विपक्ष जो आज बीजेपी कर रही है वो नहीं करेंगे। बीजेपी ने किया है उसका जवाब बीजेपी को जरूर देंगे। आप चाह रहे हैं मतलब सबसे पहले आरएसएस को बैन करना? आरएसएस को बैन करना चाहिए। मेरे को राहुल गांधी से उम्मीद है कि आरएसएस को बैन करेंगे। वो जब सत्ता में आएंगे उससे पहले बैन आरएसएस होगी। सचिन तेंदुलकर से भी थोड़ा मतभेद रखते हैं, आप कह रहे हैं कि उनको भगवान क्यों कहा जाता है? हाँ, मेरा कहना मतलब सचिन तेंदुलकर को भगवान कह कि भाई उस टाइम होता है, जितनी उम्र सचिन तेंदुलकर की है ना, इतने में तुम भी खेल लोगे तो तुम्हें भगवान कह देंगे। हम अम्बेडकर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा। संविधान इतना शानदार लिखा कि उसकी तारीफ पूरी दुनिया में और आज तक वो लागू है। अगर आज नया संविधान लिखा जाए तो क्या कोई भारत में इतना समक्ष नहीं है कि वो संविधान लिख पाएगा? नया संविधान, मेरे को लगता है नया संविधान लिखा ही नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। पीओवी के सीजन 2 में आपका स्वागत है। नए चेहरों से मिलाएंगे, नए कलाकारों से मिलाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पीओवी का जो फॉर्मेट रहता है उसी में बात करेंगे। अलग मुद्दे होंगे, अलग चेहरे होंगे, अलग जानकारियों के साथ आपको ये एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। आज फिलहाल पीओवी सीजन 2 के पहले एपिसोड में जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत जो एक छोटे से शहर से उठ के और देश के राजधानी में आकर अपना जज्बा दिखाना और कहीं उस मंजिल तक पहुंचना जहां पर लोगों का पहुंचना एक सपना होता है, और सपने से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना उन लोगों के सामने जिनके सामने बोलने से लोग आज डरते हैं, वो एक बड़ी बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं संदीप सिंह। एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार हैं। आज खुल के कई मुद्दों पर बात होगी और बात इस पर भी होगी कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना सुहाना और कितना दर्दनाक था। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। संदीप सर, पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं जी कि कहाँ का जन्म है आपका और कैसे कहाँ से स्कूलिंग की आपने? मेरा जन्म तो दिल्ली का ही है। दिल्ली के सोनिया विहार गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ा। तो आपका बचपन दिल्ली में ही बीता? बचपन दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। पहले में हम यहाँ दिल्ली में मिंटो रोड है, यहाँ पर रेंट पे रहते थे, फिर अपना घर सोनिया विहार में लिया, फिर वहीं से स्कूलिंग शुरू हुई। मतलब पहले तो कई प्राइवेट स्कूल्स में मैं पढ़ा। मतलब 8th क्लास तक मैंने 8 स्कूल चेंज, फर्स्ट में अलग स्कूल, सेकंड में अलग स्कूल, थर्ड में अलग, 8th तक तो अलग अलग। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों था? मतलब पिताजी का ऐसा था कि ये इस स्कूल की किताबें अच्छी नहीं है, बदल दो। अच्छा, दूसरे दूसरे स्कूल में ले लिए। इसके स्कूल की किताबें अच्छी लगी नहीं, इसके स्कूल की ड्रेस अच्छी नहीं है। मतलब कलर, कभी ड्रेस को लेके, कभी किताबों, कभी यहाँ की स्कूल की जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको लेकर। तो स्कूल बहुत बदलने का, मतलब घर वालों ने बहुत बदला। मेरे भी बहुत इच्छा थी कि स्कूल बदल के हमने ट्राई किया। 8 तक मैं कम से कम मैंने 7 स्कूल में पढ़े। पता नहीं लगता था हर जगह दोस्त बदल जाते थे? नहीं, दोस्त बदल, मैं और मेरा भाई एक ही साथ पढ़े थे। मतलब स्कूल में एक स्वर्ण भारती स्कूल था, उसमें मेरा भाई और मैं साथ जाते थे। नवजीवन आदर्श था, उसमें मेरा भाई साथ में जाते थे। तो ऐसा कोई अटपटा नहीं। जब जैसे कि टीचर से कुछ हो गया तो बहुत जल्दी भावुक हो जाना, ये सब चीज़ें तो चलती रही। मतलब स्कूल बदलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रही मेरे लिए। कैसे थे आप पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई में शुरू में तो 1st से 8th तक मैं ठीक था। फिर 8th से जो युवा पीढ़ी का जो गैप आता है वहाँ पर थोड़ा डगमाया अभी 10th तक। फिर 10th के बाद फिर धीरे धीरे जो है ठीक रहा मामला पूरा। मतलब तो फिर 8th के बाद कैसे स्कूल में गए आप? 8th के बाद मैं गया विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, यमुना विहार में था।
वहाँ पर मैंने 9th 10th में की, फिर 10th में मैं GBSS गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ गया अपने दिल्ली, जो वहीं अब मेरे घर के पास ही सोनिया विहार में पड़ता है। वहाँ पर मैंने फिर 11th 12th वहाँ से की पास आउट। फिर पास आउट होने के बाद फर्स्ट कट ऑफ में ही राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कूल थे वो सरकारी थे प्राइवेट? सरकारी स्कूल था वो, तो जो 8 तक थे वो सरकारी स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल थे। कैसा फीडबैक था सरकारी स्कूल का फीडबैक अच्छा था, बढ़िया थे। टीचर बहुत अच्छे थे। जो छवि बनाई गई ना मतलब स्कूलों की पहले से ही, चाहे वो कार्यकाल किसी का हो, सरकार से मतलब नहीं, जो छवि बनाई गई कि स्कूल में टीन वाले स्कूल है या कि फर्श पे बैठ के पढ़ाया जाता है। पहले तो आप जान ही रहे सारी स्थितियाँ ही ऐसी थी कि नहीं फर्श पे बैठ के पढ़ाया, टीचर नहीं आते। टीचर जो कम आते थे वो इस वजह से कि बच्चे कभी आज बंक करके भाग गए। सरकारी स्कूलों का दिल्ली का मतलब ये हाल कि बंक करके भाग गए, या 2 बजे की पढ़ाई 2:30 बजे निकल गए। ये नहीं कि टीचर नहीं आ रहे, टीचर आएंगे जब स्कूल में बच्चे बैठेंगे। लेकिन जो टीचर आते इतने माइंडेड थे, चाहे वो हमारे रविंदर सर थे, रविदास जी थे, और भी मतलब जो लोग थे, मतलब इतने ब्रिलियंट तरीके से पढ़ाया उन्होंने हमें, मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाया। जिस तरीके से जो चीज़ें किताबों से बाहर उन लोगों ने हमें इतनी शिक्षा दी कि मतलब एक वो भी आज हमारे लिए प्रेरणादायक है। आज भी जुड़े हैं आप अपने शिक्षकों से? हाँ, कई जो हमारे रविदास सर हैं, रविंदर जी हैं, तमाम जो सर हैं हमारे, मैं उनसे जुड़ा हूँ और बातचीत भी होती रहती है कभी भी। आज भी वो जब मुझे टीवी डिबेट्स वगैरह पे देखते हैं तो बातचीत में फिर फोन आते रहते हैं उनकी, ये सब चीज़ें। कोई ऐसा किस्सा स्कूल का जो हमेशा जुड़ा रहता है साथ में? हमेशा किस्सा मेरा यही जुड़ा, जब स्वर्ण भारती में और न्यूरा में मैं और मेरा भाई साथ पढ़ते थे, तो मतलब वो ही एक थोड़ा मेरे को याद है इंसिडेंस की, जब टीचर मेरे भाई को जब कोई मार देती थी या कुछ डांट देती थी तो हम दोनों भाई रोके घर आ जाते थे। अच्छा। सीधा मतलब एक रोया तो मतलब हाँ दूसरा आदमी रोके करके अब घर जा रहे हैं, फिर स्कूल बदला, सीधा अगला स्कूल, मतलब स्कूल ही बदल देते थे। मतलब कई बार हमने 2 बार ऐसा इंसिडेंट पूरा किया है अपने साथ में। ज़्यादा मतलब लोड नहीं लिया किसी चीज़ का, नहीं यहाँ पर ये चीज़ है तो ठीक है, यहाँ किताबें बदलेंगी, नहीं बदल के अपना। मम्मी पापा सपोर्ट करते थे? हाँ, मम्मी पापा मतलब दोनों मेरे मम्मी पापा एजुकेटेड हैं, मतलब पूरी तरीके से वो देखते थे कि स्थिति किस तरीके की है। तो जहाँ उन्होंने मतलब पढ़ाई में तो हमारा पूरा सहयोग किया, जो भी हमें सुविधाएं चाहिए थी, चाहे वो होम ट्यूशन क्या हो, सब चीज़ हो, पूरी तरीके से। 1 से 12 तक कितने स्कूल बदल दिया आपने टोटल? 8 स्कूल। 8 स्कूल, क्योंकि नर्सरी LKG UKG भी जोड़ोगे ना, उसको मिला के सब पूरा। जो लोग जिंदगी भर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तब वो ये बात सुनेंगे तो उनको पता लगेगा ही। 8 स्कूल बदल दिए। मगर क्या अनुभव रहा इस चीज़ का जब आप बदल रहे थे, तो क्या कुछ सीखा इस चीज़ से? इससे बदलने में जब कुछ प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो टीचर आपसे हर 2 दिन बाद पूछते हैं। जब नए आप प्राइवेट का क्या रहता है, थोड़ी सुख सुविधाएं ज़्यादा देते हैं, जाते हैं तो आपसे पूछते रहते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है स्कूल के अंदर, नए दोस्त बन रहे हैं। प्रिंसिपल आके पूछती है ये सब चीज़ें कि नहीं नए दोस्त बन रहे हैं, किताबें अच्छी लग रही हैं, थर्मस दे रहा है, ये ज्योमेट्री दे रहे हैं, ये सब चीज़ें चलता रहता है। जब बातचीत होती थी टीचर से भी काफ़ी मार पिटाई, मतलब थोड़ा उड़दंगबाजी में रहते थे तो टीचर ने आके मार दिया कभी, या किसी मैडम ने आके डांट दिया हम लोगों को, मतलब इस तरीके से। लेकिन कभी अध्यापक के प्रति, मतलब अपने टीचर के प्रति कभी हमने कोई ऐसा गुस्सा कभी मतलब अपने अंदर लेकर नहीं आया कि नहीं आज इन्होंने मार दिया, हमें तो बुरा लग गया। कि जो हमने यहाँ की माता पिता ने कुछ भी सिखाया, और इन्होंने एक चीज़ सिखाई कि अध्यापक जो है हमारे बाद, मतलब माता पिता के बाद अध्यापक ही है जो आपको सही शिक्षा दे सकता है। एक दिन ऐसी आ रहे थे हम लोग नवजीवन आदर्श से पढ़ के, मैं आ रहा था, मतलब मैंने जब घर पे कॉपी चेक कराई तो मैंने बोला कि ये मतलब टीचर ने देखो, मतलब मैंने बहुत वाहियात तरीके से बात की कि टीचर ने ये देखो ये टीचर है, इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मतलब ऐसी कॉपी चेक करता है, मतलब मैंने करते ही नहीं, करता है बोल दिया। मतलब मेरे पिताजी ने अभी मेरे को डांटा भी, और मतलब यहाँ तक कि थोड़ा हाथ भी लगाया कि समझाया भी कि यार तू किसी के बारे में भी कुछ भी बोल, लेकिन ये चीज़ नहीं है, टीचर के खिलाफ मैं कुछ नहीं, तू मेरे लिए अगर कुछ बोल सकता है बोल, कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। कि वो गांव से, मेरे पिताजी गांव से पढ़े लिखे, मथुरा में जैसे बताया मैंने, सोनी में वो पढ़े लिखे गुड, और उन्होंने तो मतलब टीचरों की ऐसी मार खाई है मेरे, इतना मारते थे करते, तो उस तरीके बहुत मारते नहीं थे, डर भी बच्चों के अंदर, उनका कहना था कि डर भी बच्चों के अंदर जरूरी है, तभी पढ़ पाएगा। तो यही पूरा उसमें स्कूल की जर्नी में तो ये था। स्कूल में जैसे हर बच्चा सपना देखता है और हर बच्चे से पूछा भी जाता है कि क्या बनना चाहते हो, तो कभी कुछ डिसाइड किया था कि क्या बनना है आगे चलिए? स्कूल में मैं जब पढ़ता था तो पिताजी मेरे शुरू से थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में रहते थे, मतलब कि आइडियोलॉजी को लेकर घर में किताबें रहती थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, काशीराम साहब की। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी चार्टेड अकाउंटेंट है अभी। अच्छा, हाँ, दिल्ली के साकेत में चार्टेड अकाउंटेंट है। तो शुरू से ही मतलब उन्होंने जिस तरीके से घर में किताबें पढ़ी रहती थी अपनी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हो गई, काशीराम साहब की हो गई, पूरी जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो इनको पढ़ के हम लोग भी वही चीज़ें, मतलब अंधविश्वास से दूर रहे, उन सब चीज़ों को पढ़ के सारा ज्ञान लिया वहाँ से। जब
पूरी तरीके से पता लगा कि जब छोटे छोटे थे, जब बस्ती जो काउंटिंग होती है उस पर जहाँ गिनती होती है वोटों की, वहाँ बस्ते लगते थे, वहाँ पे जाते थे, बैठते थे, लोगों की पर्ची कार्ड, पोलिंग बूथ वगैरह पे छोटे, बहुत छोटे से ही, मतलब जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी चले गए, पर्चियाँ काट दी, कर दी, इस तरीके का काम। तो राजनीति की तरफ राजनीति में शुरू से ही मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना रहा। जो सपने की बात है कि सपना तो ये था कि सबका ये रहता है कि नहीं यार पढ़ाई करेंगे, एसएससी की मैंने कोचिंग भी की, पढ़ाई करेंगे एसएससी, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, हो जाएगी, सबका वही एक सपना रहता है कि हाँ सरकारी नौकरी कोई लग जाए, ज़्यादा कोई इतने बड़े सपने नहीं थे। माता पिता का कोई सपना था जिन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, जनरली होता है कि उनका बच्चा ये बने, उनकी ख्वाहिश होती है, ऐसा कभी उन्होंने? माता पिता का सपना ये था कि उनका भी यही था कि बड़ा होके, मतलब जैसे कि कोई आईएएस या पीसीएस कोई अधिकारी बने मेरा लड़का, यही इस तरीके के कहते रहते, नहीं बड़े हो जाओगे तो कभी आप देखोगे जो सपने बाकी लोग जिस तरीके से जीते हैं, चाहे वो फ्लाइट में सफ़र करना हो, बाकी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो तो आजकल नॉर्मल हो गया। उस तरह में वो सपने वो देखते थे कि हमारा बच्चा भी इस तरीके से जाएगा, क्योंकि जब अधिकारी बन जाएगा तो इस तरीके की सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी। स्कूल में हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स पसंद होता है, क्या खेलते थे? क्रिकेट मैं शुरू से खेलता था। पसंद था? हाँ, क्रिकेट शुरू से खेला था और मतलब काफ़ी ज़्यादा खेला स्कूल में भी, और बड़े होके भी अभी तक मतलब खेलता ही रहता, कभी कभी खेलता ही। आज देखते भी हैं? हाँ, आजकल देखता भी हूँ। चलो बढ़िया, मैंने देखा आप कमेंट भी करते रहते हैं। कमेंट भी उस पर चलता रहता है। तो स्कूल के बाद जब कॉलेज की बारी आती है तो फिर कैसे रहता है? स्कूल में जब पहली कट ऑफ आई 12th क्लास के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो राजधानी कॉलेज में अपना एडमिशन हो गया। दिल्ली में ये रजौरी गार्डन के पास है राजधानी कॉलेज, यहाँ पे एडमिशन हो गया। तो फर्स्ट ईयर, तीनों ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर से जब कॉलेज में मैं एंट्री की तो कॉलेज में तो और ज़्यादा पॉलिटिक्स थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिक्स का हब है, वहाँ से लोग नेता तैयार होते हैं। मतलब वहाँ पे जब हमने की तो एक साथी ने चुनाव भी लड़ा, संदीप राज मेरा मतलब काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है, तो चुनाव लड़ा उसने, तो उसके साथ राजनीति में और अनुभव मिला। धीरे धीरे आइडियोलॉजिकल जो हमारा था, मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जो मतलब एक लगाव था कि नहीं, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी जो है वो देश के अंदर ठीक है, उन्होंने देश का संविधान लिखा, तमाम चीज़ें हैं जो देश के अंदर जो अच्छी चीज़ है, वो कहते हैं अंधविश्वास से दूर रहो, ये सब चीज़ें, और देश को एक नई दिशा देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया उससे मैं बड़ा प्रेरित हूँ, अभी भी तक मतलब मैं प्रेरित हूँ और उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उस चीज़ की, उस आइडियोलॉजी पे चल के मैंने कॉलेज में भी तमाम ऐसे काम किए, चाहे उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने का कार्य किया। जैसे कि जब मैं देखता था कि कभी आप हर कोई चाहता है कि मेरी आइडियोलॉजी बढ़े, लेकिन वो क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, जब 30-35 साल की उम्र हो जाती है, तब लगता है कि हाँ मेरी आइडियोलॉजी बढ़नी चाहिए, या उसके लिए कोई काम करने के लिए सोचता है। तो लेकिन मैं शुरू से ही बचपन, जैसे कि मेरे को किराए के मान के चलिए कॉलेज में 100-150 रुपये करीब मिले घर से, तो 50-60 रुपये जो स्टिकर्स होते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, स्टिकर, पर्चे, पैम्पलेट, तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट भी करता था और बाकायदा लगा भी देता था। नई आइडियोलॉजी को मतलब मेरा था कि इस्टेब्लिश हो ये आइडियोलॉजी कॉलेजों के अंदर भी, जैसे कि जब वहाँ पे यही है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर AVP NSUI चुनाव लड़ते, मतलब मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर भी ऐसे आइडियोलॉजी के बच्चे जाएँ, ऐसे आइडियोलॉजी के जो छात्र हैं वो शामिल हो, जो एक नया सपना लेके जाएं, जो ये कहें कि नहीं हम नफ़रत के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं, नफ़रत के खिलाफ हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, उस तरीके की आइडियोलॉजी से। तो जब DU के अंदर थे, एज अ कॉलेज स्टूडेंट थे, तो जो पॉलिटिक्स है वो जो काफ़ी हैवी रहती है, अभी फ़िलहाल में चुनाव भी हुए हैं हाल ही में, तो ये जो बाहर लोग हैं जैसे समझते हैं DU के अंदर की वो पॉलिटिक्स जो कभी कभार फिल्मों में भी देखने को मिली है, क्या वास्तव में वैसे ही है, हकीकत में कुछ और है? क्योंकि आपने उसको वाकई है, जिस तरीके की आप सोचते हैं कि फिल्मों में जो पॉलिटिक्स, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी की रियल पॉलिटिक्स है। अच्छा। वहाँ पर चर्चा पर्चा खर्चा से चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है, पूरी तरीके से पैसा खर्चा। हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली से तो चर्चा पर्चा होते हैं, मतलब आइडियोलॉजी पे एक होता है कि आपने आयशा को देखा होगा, तमाम ऐसी पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं वो आइडियोलॉजिकल वे में लड़ती हैं, ये हमारी विचारधारा ये है, हम इस पे अडींग है। तो काफ़ी जो SC कम्युनिटी के जो बच्चे थे वो जुड़े, फिर टूटे, काफ़ी टीम बनी, तमाम साथी जुड़े। तो कॉलेज के बाहर की पॉलिटिक्स में कास्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो क्या ये यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी कास्ट फैक्टर? यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स आप देखो, आप AVP का देख लो, NSUI का देख लो, मतलब मोस्ट ऑफ दी लोग, मतलब जितने भी लोग जीते हैं अभी तक, ज़्यादातर या तो आपको जाट समुदाय से मिलेंगे या गुजर समुदाय से, यही दो लोग जहाँ भी है पूरी इसमें। तो मतलब काम करती है वो कास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर वहाँ से बाहर निकलते कॉलेज के बाद? कॉलेज से ही, मतलब मैंने जब सेकेंड ईयर का हाफ था तब से ही कॉलेज जाना मैंने कम कर दिया था, और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट मेरी एक्टिव एक संगठन बनाया था हमने BSP यूथ के नाम से, वो चला, उसमें 6 लाख लोग जोड़े भी, ऑनलाइन भी एक्सेस। फिर
जगह जगह पे मीटिंग्स पूरे देश के अंदर, कर्नाटक में, मतलब यूपी में हर जगह पे, गुजरात में हर जगह मीटिंग्स देना, स्पीचेस देना, ये सब शुरू कर दिया। सारी चीज़ें मतलब शुरू हो गई, मतलब पूरी तरीके से। उद्देश्य था ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही था कि जो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, जो जिस तरीके से जो डिजिटल में ये मतलब डिजिटलाइज करना पूरी इस आइडियोलॉजी को डिजिटलाइज मेथड से पूरे देश के अंदर फैलाना, इस आइडियोलॉजी पे हम काम कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जिस आइडियोलॉजी के लिए हम कार्य कर रहे थे, या कहें कि जिस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी थी, तो खुद मायावती जी ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे पार्टी से निकाला। मतलब हम पार्टी में थे भी नहीं, उनकी आइडियोलॉजी पे वर्क कर रहे थे, पार्टी से निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, बाकायदा लेटर भी है उस पर। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब हमें पता लगा, घर वालों को पता लगा कि भाई हाँ पार्टी से निकाल दिया है उसने, कि आप कोई भी नया यूथ विंग पार्टी के अंदर नहीं खड़ा कर सकते बिना पार्टी की परमिशन के, ये सब चीज़ें। और जब भी उनके साइन भी नहीं थे, कि हम मानते भी नहीं थे कि हम पार्टी के लीडर हैं या पार्टी के, लेकिन हमारा ये था कि आइडियोलॉजी जिंदा रहनी चाहिए। कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी हुआ है। आज मायावती जी जो काम नहीं कर पा रही हैं, जो तमाम लोगों को करना चाहिए। मतलब जैसे कहीं ना कहीं पूरे देश में दलितों का नेता जो समझा जाता है, वो मायावती जी को समझा जाता है, समझा जाता था। मेरा कहना मतलब है, अब तो कौन से सन तक कह रहे हैं ये, मैं जब तक मान्यवर कांसीराम साहब जिंदा थे, अच्छा, उनके बाद तो वो आइडियोलॉजी खत्म कर दी बहुजन समाज पार्टी ने, अपनी पार्टी के अंदर ही वो आइडियोलॉजी खत्म कर दी। जो मिशन मूवमेंट था, बंद कमरे में कैडर होते थे, ज्योतिराव फूले को लेकर, सावित्रीबाई फूले को लेकर, पेरियार को लेकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, ये कैडर ही खत्म कर दिया। जहाँ पर सिखाया जाता था कि मतलब वो आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी जिस पर हमें चलकर देश को एकजुट होकर, अपने समाज को एकजुट करें, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, पूरा इस नारे पे पूरा हम लोग चलते थे। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। का जो दलित है वो मायावती को अपना नेता मानता है? नहीं, अब मायावती को उत्तर प्रदेश के दलित ने नेता मानना छोड़ दिया। क्योंकि आइडियोलॉजी नेता वो तब मानता था जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट पे काम करती थी। अब वो मिशन मूवमेंट ही नहीं रहा। मायावती जी ने पूरा भारतीय जनता पार्टी को समर्पण कर दिया, अपना मिशन मूवमेंट, और वो मिशन मूवमेंट का हिस्सा अब बहुजन राष्ट्रपति बनने का सपना उनका जो हो। लेकिन वो मुझे लगता है जितना कि ईडी सीबीआई से जो तमाम नेता नहीं डरे, मायावती जी उससे डर गई हैं और घर बैठ गई हैं इसको लेकर। तो भी लगता है आपको 2024 में इसीलिए उस गठबंधन होना हो, लेकिन आंतरिक तौर पर मुझे लगता है जरूर मायावती जी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी। जैसा उनके स्टेटमेंट्स हैं, कहना है कि 2024 के इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगी चुनाव। हाँ, इंडिपेंडेंट मेरी वहाँ पर इतनी यूपी में मायावती का खुद का वोटर तो है ही, चाहे वो कितना भी हो, खुद का वोटर भी। अब आप कहते साइलेंट वोटर ज्यादा है उनका। साइलेंट वोटर है, अभी तो पता लग गया कितना साइलेंट वोटर है। अब तो वो रहा नहीं ना। एक सीट आई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे सत्ता में थी, मुख्यमंत्री बनी जहाँ पर मायावती जी, वहाँ पर एक सीट आई है। उस तरीके का बदलाव तो आप समझ रहे हो कितना ही वोटर बचा होगा। बहुत बड़ा बदलाव है, एक सीट आना मतलब मायावती की उत्तर प्रदेश के अंदर तो कितना बड़ा बदलाव है। पर जैसे अभी मैं ज़्यादा कहीं की तो नहीं, बट मथुरा की बात करूँगा, अभी नगर निगम के चुनाव थे, तो महापौर में जो दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति थे वो कांग्रेस की उम्मीद थी कि रहेंगे, मगर वो बीएसपी के आए। तो कहीं ना कहीं ये था कि नगर निगम में बीएसपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसको लेके उन्हें उम्मीद है कि वो 2024 में भी खड़े हो सकते हैं। नगर निगम के चुनाव इतने इम्पैक्ट नहीं करते जितने की विधानसभा के चुनाव इम्पैक्ट करते हैं लोकसभा पे। तो अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें भी तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, राजस्थान में लड़ रही है, तमाम जगह पर लड़ रही है। देखते हैं क्या होता है उसमें। तो जब आप कॉलेज में थे उस समय आपका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ काफी? पॉलिटिक्स की तरफ था। मैं बड़ी मतलब रैलियों में, हम लोग रैलियों में टेंट लगा रहे हैं, खुद ही जमीन पे सो रहे हैं, मतलब 2-2 दिन भूखे। प्रोटेस्ट दिल्ली में मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, नेशनल इशू। सबसे पहले पकौड़ा रोजगार हमने सीपी में किया। कनाट प्लेस के अंदर पकौड़ा रोजगार लगाया वहाँ पे। जब वो पकौड़ा रोजगार किया, उसके बाद मतलब कई जगह मैंने ऐसे स्टॉल देखे जो कि मतलब पकौड़ा रोजगार लगने लगे। सबसे पहला मोदी जी के भाषण के बाद की बात कर रहे हैं। वो उसके बाद हमने पकौड़ा रोजगार सबसे पहले कनाट प्लेस के अंदर लगाया, सेंट्रल दिल्ली में। मैं, एक साथी देवासी जरारिया भाई और भी तमाम लोगों ने साथ में मिलकर लगाया। वो कहते हैं राजनेता तब तक नहीं बना जा सकता जब तक पुलिस की लाठियां नहीं खाई। हाँ, पुलिस की लाठियां हमने बहुत खाई है, बहुत प्रोटेस्ट किए, मतलब खुद के दम पे, मतलब कि खुद ऑर्गेनाइज भी किए हैं और तमाम प्रोटेस्ट का हिस्सा ही बने हैं। कौन से प्रोटेस्ट में खासकर भूमिका निभाई? आपने देखा होगा, इसमें गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तब प्रोटेस्ट हुआ। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, तब हमने प्रोटेस्ट किया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर ऐसा कोई, मतलब दलित इशूज में तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसपे हमने प्रोटेस्ट ना किया हो। हाथरस के अंदर जब वो दलित बेटी के साथ रेप हुआ, कितना रेयर केस था। आप तो उधर से जुड़े तो पता होगा आपको। तो वो इतना बड़ा कांड है, उसके ऊपर जब पूरे मतलब लगातार सड़कों पर पुलिस पूरी बिखरी हुई थी, लगातार पूरा घेराव हो रखा था पूरे हाथरस का। उसके बावजूद हमने परिवार की मदद की, परिवार से मिला,
तमाम मेरे साथी परिवार से मिले और परिवार की मदद करते हुए हमने वो मतलब पूरे उस कम्युनिटी के बीच में एक अकेली कम्युनिटी थी, बिना डर के रह पाई, क्योंकि तमाम एक्टिविस्टों का उसको समर्थन था, परिवार को समर्थन था। अच्छा। तो हाथरस के जो दलित उत्पीड़न का मामला था, जो बेटी के साथ बलात्कार का और हत्या का मामला था, उसमें बहुत एक्टिव मतलब हम लोग रहे। तो वहाँ से लग रहा था कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे फिर टीवी डिबेट से इनवाइट आने लगे, रेगुलर टीवी डिबेट चालू हो गई, जी न्यूज़ है, तमाम इस पे एबीपी न्यूज़, तमाम चैनल्स पे टीवी डिबेट चालू हुई। इस पे धीरे धीरे टीवी डिबेट्स की तरफ रहा। फिर मेरा सबसे पसंदीदा बन गया ट्विटर पे। जैसे ही मैं एक्टिव हुआ, वहाँ से तो मेरी मतलब मैंने कंटेंट लिखना उस पर शुरू किया। फिर धीरे धीरे मतलब मैं उसका से कहते हैं आपकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो ट्विटर का मतलब मैं खुद नहीं कहना चाहूँगा, एक्सपर्टीज़ है मेरी उसके अंदर। मैं उस पर आप रन करने में सोशल मीडिया में ट्विटर पे हूँ मैं। खैर वो एक्स हो गया। हाँ, अब वो एक्स हो गया, उसका नाम एक्स हो गया। रोज उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा माध्यम है वो। आजकल मीडिया से ज़्यादा लोग, क्योंकि मीडिया पर खबर वो आ रही है जो दिन भर ट्विटर पे चलती है, शाम को वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई जा रही है। वही सारा साधन आप देखो, जो खबर चल रही है वो इस पे चल रही है। अभी हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो 10 जनवरी को उद्घाटन भी होने वाला है और 24 में चुनाव है, तो शुरुआती वो लग रहा है कहीं दोबारा कोई जीत के लिए फिर से वही। मुझे लगता है अब की बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और आप फिर अगर ये लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि हाँ, लोगों की मेंटलिटी बनाई जा रही है कि हाँ, राम मंदिर से ही मोदी ने जो किया, राम मंदिर कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया, वो तो है ही नहीं ना। आप जब भी बात करोगे, बेरोजगारी के आंकड़े उठा लो, उत्पीड़न के आंकड़े उठा लो, उस पर बात जब तक नहीं होगी, इन चीज़ चाहे वो कितनी भी बड़ी रैली कर लें, कितने भी लोग वहाँ पहुँच जाएँ राम मंदिर के दर्शन के लिए, वो तो रेगुलरिटी में आ जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरे को नहीं लगता। अब चुनाव, अब मोदी की राजनीति और पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जनता समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम, प्रभु राम के साथ धोखा, यही सब चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतलब 24 का एक बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं इवेंट होने जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक साबित करेंगे। जब देखिए आपने बात की इवेंट की, तो ये इवेंट ही है और कुछ होने वाला नहीं है इसमें। मतलब मंदिर बन गया, आम आदमी जाए, दर्शन करके आए, उसको बनाना कि हाँ, ऐसा लगता है प्रभु श्री राम के बगल में खुद मोदी जी की भी मूर्ति एक लगेगी। इतना बड़ा उसको जिस तरीके दिखा रहे हैं कि हाँ, लोग ना बरगलाने का काम करते हैं। इस आज CA/NRC की बात होगी तो बात किसी और पर ले आएंगे, फिर आपको GST की बात बताने लगेंगे, GST के फायदे गिनवाने लगेंगे, अब किस तरीके से मोदी विदेश यात्रा करते हैं, क्या सूट पहनते हैं, क्या खाते हैं, उसकी बात बताने लगेंगे। तमाम जब महिला उत्पीड़न होगा तब आपको G20 की बात बताने लगेंगे। मतलब ऐसी चीज़ों पे जो गोदी मीडिया है ना, वो मतलब लेट के पूरा प्रणाम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैं कहना चाहूँगा। बट जो ये हिंदुज़्म है और जो हिंदुज़्म बीजेपी क्रिएट कर रही है, आज कहीं ना कहीं एक प्रतीक बना दिया है। आज हर गाड़ी के पीछे आदमी ने हिंदू लिखवा लिया है, फ़ोन में रिंगटोन हिंदू की लगा ली है, आदमी कभी मंदिर नहीं जाता मगर शोभा यात्रा में त्रिशूल लेके शामिल हो रहा है, बंदूक लेके शामिल हो रहा है, और वो दबंगई करने के लिए भगवा पटका पहन के बाहर जा रहा है। ये जो स्टैंडर्ड्स बीजेपी युवाओं के लिए जो क्रिएट कर रही है, और ये जो मुझे लगता है ये शो ऑफ जो बनता जा रहा है, ये किस तरफ लेके जा रहा है और ये कौन सा हिंदुज़्म है? ये बेरोजगारी की तरफ लेके जा रहा है। जितना भी आप देख रहे होगे ऐसे लड़के बाइकों पे हिंदू लिखवा के और टीका लगा के, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ, ये उनका अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान नहीं है। हिंदू तो तब मैं कहलाता जब आप हाथरस की दलित बेटी के साथ जब रेप हुआ, तब RSS, बजरंग दल, हिंदू या वाहिनी, किसी भी संगठन ने विरोध किया पर जमीन पे उतर के? यार, तमाम जब भी दलित उत्पीड़न की बात आएगी ना, आप देखोगे कि सारे संगठन गायब रहते हैं। तो क्या दलित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में हिंदू नहीं है? तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ पर दलित उत्पीड़न की बात आती है, ये सारे संगठन गायब, पूरी भारतीय जनता पार्टी गायब। किस बात की मतलब ये हिंदुत्व की बात करते हैं? आपने कहा कि बाइकों पे लिखा के चलते हैं या गले में पकड़ के, ये शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लड़के कौन है? ये दलित पिछड़े, मतलब दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज है जो उनके लड़के हैं बस। ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहाँ इनमें शामिल? वो तो ऊपर से राज के लिए बता रहे हैं कि नहीं आप लोग जाओ, इसमें रोजगार मत देखो, इसमें जाओ, यही आपका जो कर्म है, यही है, जो भी आपकी पूजा है यही है। पढ़ाई लिखाई सब बंद करके बढ़िया भगवा पट्टा पहनो, टीका लगाओ और बाइक पे बढ़िया हिंदू लिखा के। हिंदू की तो मान्यता नहीं मिल रही है। जब उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहन के साथ कोई घटना हो जाती है, तब उनको हिंदू, वही लोग, यही संगठन उन्हीं लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो सबसे पहले उन शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। मतलब ये बात मानेंगे कि मोदी जी को भटकाना अच्छे से आता है? मोदी जी को भटकाना, मोदी जी एक्टर हैं, कलाकार आदमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से आप देखा होगा, बढ़िया सूट वूट खुद चलते हैं, एक कैमरा उनको शूट करता है, फिर 2 कैमरे उस कैमरे को शूट करते हैं। मतलब
पूरा इवेंटबाजी, जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंटबाजी करते हैं देश में शायद कोई इतना तो मेरे ख्याल से शाहरुख खान भी नहीं करता, वो उसको भी पछाड़ रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र। तो लगता है कि ये इवेंटबाजी काम कर रही है क्योंकि जनता तक तो इवेंटबाजी अब जनता सब समझ, कैमरा देखो, अब जेपी नड्डा आगे खड़े होते हैं उनको साइड कर देते हैं, कोई उनका मंत्री खड़ा होता है उसको साइड कर देते हैं। नरेंद्र मोदी की कैमरा जीवी छवि पूरे देश के अंदर दिख गई है। वो जिस तरीके से देश को बताते हैं, किसी को लोगों को बताते हैं आंदोलन जीवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी। आंदोलन जीवी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो आंदोलन जीवी तो हम लोग हैं। आंदोलन जीवी का मतलब है कि आंदोलन करना मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जो देश के अंदर स्थितियां पैदा हो रखी हैं, जो नफरत भरा माहौल बना हुआ है उसको लेकर अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। हाँ, तो आंदोलन जीवी, देश बचाने के लिए अगर आंदोलन करना पड़ रहा है, किसी समस्या का हल करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है तो हाँ, आंदोलन जरूरी है। मैं 2020 में जब चुनाव थे, 22 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे विधानसभा के, तो मैंने 20 राज्यों को मैंने 20 जिलों को जाके कवर किया। तो जब मैं ग्राउंड पे जाके सवाल पूछता था कि क्या परेशानियां हैं या क्या दिक्कतें हैं और किसको वोट देंगे, तो पहले खूब गालियां पड़ती थी मोदी जी को, पर जब मेरा आखिरी सवाल होता था कि आप वोट किसको देंगे, तो मोदी जी को होता था। क्यों है ऐसा? देखिए, पहले तो कुछ ये भी था कि हाँ, हम लोगों के पास दिखता था कि ऑप्शन नहीं है, और जो पूरी तरीके से बरगलाया गया वादों के साथ। 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो जनता ने क्या है, मोह में नहीं, एक बार चेक करो इसको भी, क्या मामला है इसका। मतलब बहुत रफली लैंग्वेज में लोग चेक, आप भी चाहोगे भाई कोई नया आदमी आया तो एक बार देखो क्या मामला है, इसको एक बार चुन के देखो, विधायक हो चाहे सांसद हो, इसको एक बार चुन के देखो क्या मामला। तो जनता ने चुना, मतलब यहाँ तो हैट्रिक होने जा रही है। सेकंड बार में तो पूरा जो राम मंदिर की वेब बना के हर तरीके से, जब आपने खुद कहा कि क्या बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो बरगलाने का काम तो कर, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, चाहे इनकी कैमरे वाली छवि हो या इवेंटबाजी हो या पूरे देश के अंदर इन्होंने जो नफरत भरा माहौल बनाया हुआ है, वो जनता समझती है कि मतलब जहाँ भी आप दंगे होते हैं वहाँ पर आप देखो हिंदू मुस्लिम जो संगठन है वो खुल के आ जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम तो एकजुट है। बाहर के लोग आए और दंगा करा के चले गए, आम जनता जो वहाँ की वो तो कहती है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। बाहर के लोग, मतलब किसने भेजे वो बाहर के लोग। सत्ता जब हरियाणा के अंदर नू हिंसा हुई, सत्ता में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर, नू हिंसा पे प्रधानमंत्री खामोश। तो अब इसको प्रधानमंत्री की सहमति ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। फिर कहते हैं कि नहीं, पर ट्विटर पे प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखता रहता है, उनको गालियाँ देंगे, ट्रोल करेंगे। अरे ट्रोल करने से, आपकी गालियाँ करने से संदीप सिंह थोड़ी डरने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से नहीं डरे, उनके जेल की धमकियों से नहीं डरे, क्यों डरेंगे हम इन सब चीज़ों से। मोदी के खिलाफ लिखते हैं, डर तो लगता होगा। देखिए, जो आदमी सबसे बड़ा डरपोक आदमी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जिसे डर है, किसान कानून वापस लिए, किस कारण? डर के कारण। वो सब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सबसे बड़ा डरपोक संगठन और पार्टी है। किस बात का डर है? इनको डर है कि मतलब सत्ता का डर है, सत्ता खो जाने का डर, सत्ता का लोभ है। सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि सत्यपाल मलिक का बयान आपने सुना होगा कि राम मंदिर पर हम हमला करा सकते हैं, अपने किसी भाजपा के बड़े नेता की हत्या करवा सकते हैं। तो ये भाजपा का सत्ता का होना, इतना घमंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। आडवाणी को उन्होंने छोड़ दिया, मुरली मनोहर जोशी को छोड़ दिया, तमाम ऐसे उमा भारती जैसे तमाम नेता साइड लगा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ इसलिए कि जो मोदी शाह की जोड़ी है वो चलती रहे। और सबसे बड़ी बात है, मोदी का जो एक टारगेट है वो फिक्स है कि हाँ, मैं सत्ता पर हमेशा रहूं। कुर्सी जाने का डर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और कुर्सी कब जाएगी? जब हम जैसे आंदोलनकारी तमाम जो सड़कों पर उतरते हैं तो उनसे डर है ना कि ये आंदोलन करेंगे, जनता में मैसेज जाएगा। ये डर आप इस तरीके का डर है, जो कि आप कहते हो किस तरीके का डर है? भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं करता ही नहीं। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए भारत? क्यों नहीं बनना चाहिए? देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष सभी धर्म एकजुट होकर रहने चाहिए। देश के अंदर जो नफरत है वो इसी बात की है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्र में ना दलित, पिछड़े है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं, तमाम है ही नहीं। सिर्फ एक जो सदियों से इन जातियों का शोषण करती हुई आ रही है ना, वही जातियां भाजपा के हिंदू राष्ट्र में है। इनके उत्पीड़न पर क्यों नहीं बोलती फिर वो जातियां? क्यों इनके आरएसएस, बजरंग दल जैसे संगठन खामोश हो जाते हैं? कोई नहीं बोलता। भाजपा के हिंदू राष्ट्र में ये जातियां ही नहीं है। और जातियां छोड़िए, आप धर्म की तो बात छोड़ दीजिए कि मुस्लिम समुदाय नहीं है या कोई समुदाय नहीं है, इनके सिस्टम में ये वो जातियां भी नहीं है जिनको ये लगातार शोषित करते हुए आए हैं। तो ये जो नया ट्रेंड चला है कि हिंदू धर्म सिर्फ एक है, सनातन, बाकी सब पंथ है। देखिए, सबको अपने अपने धर्म मानने की इच्छा है। मैं तो कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मोदी से सर्टिफिकेट थोड़ी लूंगा कि मैं हिंदू हूँ। मोदी थोड़ी मेरे को सर्टिफिकेट देगा कि मैं हिंदू हूँ।
बट कहीं ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मेरे को सर्टिफिकेट देगी कि मैं है कि दलित जो है वो अपने आप को हिंदू से अलग मानते दलित अपने आप को हिंदू से इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि उनको हिंदू माना ही नहीं जा रहा है। आप मंदिर से निकाल दोगे, मंदिर में प्रसाद छूने पे आप पिटाई कर दोगे, ठीक है, गली जाति के नाम पर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं होगी, जाति के नाम पर उत्पीड़न होगा। जब जाति के नाम पर उत्पीड़न है तो जाति के नाम पर आपको न्याय कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। जाति के नाम पर न्याय नहीं है ना। तो जाति का जनगणना भी उसी का एक हिस्सा है कि जाति जब पता लग जाएगी कि किसकी कितनी जाति है, उसी हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी। आपने छेड़ ही दिया तो बता दीजिए, बिहार में तो हो गई है जातिगत, देश में भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देश के अंदर जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जब आप उच्च पदों पे वहाँ पर देखोगे, वही लोग हैं जो सदियों से शोषण करते हुए आ रहे हैं। और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज वहाँ पर है ही नहीं, बहुत कम। दिल्ली के तमाम, मैं तो कहता हूँ ये सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में होना चाहिए। आप देखोगे ओबीसी समाज है जो कितना प्रतिनिधित्व आपको दिल्ली के तमाम ऑफिसों में मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी उठा था ये मुद्दा तमाम ऐसे, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग जो पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना, ये अभी हवा में जो चल रहा है ना कि ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। राहुल गांधी ने पूछा मीडिया वालों से कि कितने, इसमें एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। सोचिए, मतलब मीडिया के अंदर किस तरीके का जाति, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जातिवाद के तहत वो चीज बढ़ती, लेकिन आप सोचिए प्रतिनिधित्व की रिप्रेजेंटेशन कितना है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब जीरो, इतना पूरा मीडिया से भरा हुआ कमरा है वहाँ पे। आपका एक मतलब वो नहीं है, एक दलित पत्रकार नहीं है, एक आदिवासी पत्रकार नहीं है। अब हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर मैं कह दूँ तो अभी सारे मीडिया वाले मुस्लिम हो जाए, उसमें वो पूरा मीडिया हॉल जो था वो मुस्लिमों का होता, तो हिंदू आवाज उठाते नहीं यार, हम हिंदू तो है ही नहीं मीडिया के अंदर। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि आदिवासी क्यों नहीं है वहाँ पे, दलित क्यों नहीं है वहाँ पे, अल्पसंख्यक क्यों नहीं है वहाँ पे, पिछड़ा क्यों नहीं है? राष्ट्रपति आदिवासी है। संसद का उद्घाटन होता है, उसी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते नहीं है, कंगना रनावत को बुलाते हैं। आप कैसे राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तो जानते ही हैं। इस्तेमाल उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनका बनाया हुआ है। खैर, अभी आपने आंदोलन की बात करी है कि हम जैसे आंदोलनकारियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो उन्हीं कुछ आंदोलनकारियों में से भी स्वतंत्र पत्रकारों पे जो रेड हुई दिल्ली पुलिस की, कहीं ना कहीं न्यूज़ क्लिक का जो मामला था पूरा, जिसमें अभिषाक शर्मा और बहुत सारे उर्मिलेश जी, भाषा सिंह, बहुत सारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार शामिल थे। क्या लगता है, चाइना से पैसा आया? चाइना से तो पैसा जब मोदी के पास आया उन्होंने जवाब नहीं दिया। पीएम केयर फंड में दिल्ली पुलिस नहीं जा सकती, पीएम केयर फंड वहाँ नहीं जा सकती ना। वो जैसे गोदी मीडिया का हाल है, वही प्रशासन का हाल है। प्रशासन में भी कौन लोग बैठे हैं? वही लोग तो बैठे हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र तुम्हारा है ही नहीं। बेवकूफों में कहूंगा उन्हें, तुम्हारा तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तुम हो ही नहीं वहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए तुम्हें। तुम शिक्षा में नहीं हो, तुम्हारे प्रोफेसर नहीं है, तुम्हारे IAS PCS नहीं है, तुम्हारे मतलब संस्थानों पे उच्च पदों पे तुम हो ही नहीं। किस बात का तुम्हारे लिए हिंदू राष्ट्र है? अब आपने बात की कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया है कि हाँ मोदी ही सब कुछ है या मोदी नहीं जगह, ये बिल्कुल ही नैरेटिव ही गंदा है। एक पार्टी का या एक व्यक्ति का जब तक राज रहेगा तो वो गलत है। सामूहिक जब तक राज रहता है तो वो सक्सेस रहता है और देश अच्छी तरीके से चलता है। एक कहावत आपने बड़े आसानी से सुनी होगी, कभी रील्स में भी देखी होगी, क्योंकि आजकल तो रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना है कि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो समझना कि तुम सही हो। तो मैं आपसे राय चाहता हूँ, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे इस शो का नाम है, तो एक तरफ है कि एक तरफ मोदी है और बाकी पूरा विपक्ष एक तरफ है। अभी कितनी ज़्यादा तादाद में पार्टियों ने गठबंधन किया, तो ये या तो ये हिटलर के खिलाफ सारे लोग हैं कि गलत है और सारे लोग एक साथ हैं तो सही है, या फिर वो सही है और सारे गलत लोग एक साथ हैं? क्या देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा के अंदर बिल्कुल ऐसे छाती पीट के बोलते हैं कि एक अकेला सब पे भारी है, लेकिन जब गठबंधन की बात आती है तो 28 पार्टियां, उसमें 32 पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ है। ये अकेले कहाँ हुआ? तो डरपोक बना हुआ ना, वो तो गठबंधन के बाद जोड़ ली ना उन्होंने पार्टी। गठबंधन के जो तो आप कह रहे हो ना अकेला एक तरफ है, अकेला एक तरफ नहीं है, वो 32 हैं या 28 हैं। आपके जब ट्विटर को देखो तो दो शब्द बहुत सुनने और लिखने में पढ़ने में आते हैं, वो है तड़ीपार और चौकीदार। क्या दुश्मनी है आपकी तड़ीपार? तड़ीपार से कोई दुश्मनी नहीं, जो तड़ीपार था वो तड़ीपार है। देश के अंदर वो इस तरीके का शासन चलाना चाहता है। गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्द? गृह मंत्री तो आप बोल रहे हैं, मैं तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा, मैं जो देश के अंदर इस तरीके का जो तड़ीपार थे वो, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। तो जिस तरीके का वो शासन चला रहे हैं देश के अंदर,
डरा कर लोगों को कह रहे कि आपने पत्रकारों की बात की, उस सवाल में मैं फिर चाहूंगा, ये स्वतंत्र पत्रकारों से डरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह स्वतंत्र पत्रकारों से डरते हैं, आप जैसे पत्रकारों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यही आजकल जो गोदी मीडिया का जवाब ये स्वतंत्र पत्रकार है। जो गोदी मीडिया लेट कर मोदी को प्रणाम कर रहा है उसका जवाब स्वतंत्र पत्रकार है, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, तमाम जैसे पत्रकार, रवीश कुमार हो, तमाम जैसे पत्रकार हैं। ये नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं कि बता तूने क्या क्या किया है और तेरा हिसाब दे। ये पूछ रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो पूरे 9 साल का हिसाब है वो हमें दे, जनता के सामने रख। जनता के सामने ये मत बता कि तुमने राम मंदिर बनाया है, जनता के सामने बता तूने बेरोजगारी कितनी दूर की, तूने उत्पीड़न कितना कम किया, देश के अंदर नफरत क्यों फैलाई, इसका जवाब चाहिए। तो ये सवाल स्वतंत्र मीडिया पूछ रहा है। तो इस मीडिया को दबाने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं। तो इस तरीके का शासन तो नहीं चाहिए अपने को। जब मीडिया की बात हो रही है तो ये भी कर लेते हैं कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे टीवी मीडिया कहते हैं, टीवी एंकर्स हैं, और दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया है जो आज स्वतंत्र मीडिया है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो पोर्टल्स चल रहे हैं। क्या वर्सेस हो गया, युद्ध चल रहा है डिजिटल मीडिया वर्सेस मेन स्ट्रीम मीडिया? युद्ध चल ना रहा हो लेकिन चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, देश के अंदर डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बड़ी जो वैचारिक लड़ाई है वो है। वहाँ पर है नहीं वो लोग। डिजिटल मीडिया में आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित जो लोग समाज के लोग हैं वो हैं डिजिटल मीडिया के अंदर। किस तरीके के लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आकर अपना खुद का एक फ़ोन लिया, ट्राइपॉड लिया, गली कूचे में घूम रहे हैं, गली की समस्या दिखा रहे हैं। अब तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे चैनल चलाकर आम समस्या जो कोई नहीं दिखा रहा उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो नाली सड़क की बात ही नहीं कर रहा ना। उसे चाहिए शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ है, उसे चाहिए कि मोदी ने आज कौन सा सूट पहना है, मशरूम खा रहे हैं वो दिखाना है उसको। आम क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार क्या पूछता है वो, आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। तो ऐसे सवालों से मोदी जी खुश रहते हैं। वाह मोदी जी, भयंकर खुश रहता है आदमी। ठीक है, आपको लगता है ये वाली लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर में पहुंच के इजराइल पहुंच जाता है? मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए तुरंत ऐसे दिखाता है कि हाँ सायरन बज गया, ये बज गया। अभी इजराइल में जाके मणिपुर में इतनी वीडियो आ गया सामने यार, तब इनको नहीं लगा कि सायरन बज गया, क्या बज गया। वहाँ इनको सायरन को नहीं दिखाया गया क्योंकि वहाँ पर किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। मुख्यमंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक नहीं ले पाए। मतलब किसी महिला को नग्न अवस्था में घुमाया गया, इस तरीके की बदसलूकी की गई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी तो ऐसा हो रहा है। इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप उस पर बोलिए कि भाई जो हुआ गलत हुआ, उस तरीके से वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए। संवेदना तो व्यक्त की, संवेदना व्यक्त कहीं पर हो जाए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप संवेदना जब G20 हुआ या और भी कोई मामला हो, आप तुरंत पहुँच गए। अपने यूट्यूब चैनल को आप बता रहे हैं कि नहीं क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इतना समय देखिए कितना है इस आदमी के पास कि मेरा बेल आइकन दबाइए, अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। आप जैसे लोगों का और हमारे जैसे लोगों का भी ये जो रोजगार है ना वो भी छीन, बचा कुचा रोजगार यही है। सारा तो छीन लिया 2 करोड़ नौकरियों में से ना, जितना था वो तो दिया नहीं, जितना बचा कुचा था ये है। और उस यूट्यूब पे भी आ गए हैं कि जो भी हूँ मैं ही चलाऊंगा, यूट्यूब पे भी मैं ही, डिजिटल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मैं ही, हर जगह मैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मोदी की पकड़ है वो इन चीज़ों पे है, डिजिटल पे, तो कांग्रेस इसमें काफ़ी पीछे नहीं? अब जब से सुप्रिया सिन्हा और तमाम जैसे पवन खेड़ा जी और भी लोगों ने जो कमान संभाली, अब तो सोशल मीडिया पे आप ट्रेंडिंग देखोगे, मोस्ट ऑफ दी जितने भी पोल्स हैं अब सब कांग्रेस को लीड में रहते हैं। उसमें जितने भी की कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, तमाम ऐसे पोल्स हैं जहाँ पर कांग्रेस के हावी रहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। ट्विटर पे तो उनकी भाषा ही इस तरीके की है जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि आप बात कर रहे हो बेरोजगारी की, आप इधर आंकड़े दिखा रहे हो कि महिला उत्पीड़न ये हुआ यहाँ पर, तो पीछे से कोई जाएगी जय श्री राम, उसका क्या मतलब है? आप बात कर रहे हो किसी नॉलेजेबल, किसी डाटा की बात कर रहे हो, किसी कि हाँ बेरोजगारी के आंकड़े ये हैं, महिलाओं पर ये बात आ रही है, पीछे से कोई उठा के वाह मोदी जी वाह। अरे किस तरीके की आप ये बनाना, आप वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हो, बात करो ना। हमारे बेरोजगारी के आंकड़े गलत हैं, हमारे महिला उत्पीड़न के आंकड़े गलत हैं, आपकी जो नफरत फैलाई है, जो दंगे फैलाए हैं, उसके आंकड़े अगर हमारे गलत हैं तो आमने सामने बैठ के बात करो कि हाँ इसकी ये नहीं ये सही है, मोदी ने ये नहीं ये सही किया है। हर चीज़ का जो नारा है जय श्री राम से जोड़ के दिखा दिया है। और आपने देखा होगा बजरंग बली नाम लेते थे, ठीक है, हनुमान जी नाम लेते थे कि बजरंग बली हनुमान जी, अब उसका ऐसा फोटो बना दिया है, उग्र फोटो हनुमान जी का, कि आग जलते हुए, कभी इस तरह गाड़ियों में फोटो लगा रखा है, पीछे लगा रखा है। जैसे मैं ऐसा अपने शब्दों में इसलिए कह रहा हूँ कि
उनको इस उग्र रूप में ऐसा दिखाया जैसे कि वो अब भगवान ना हो, मतलब एक तरीके से राक्षस हो। वो लोग ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे यार वो भगवान है बहुत। प्रभु श्री राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ना मर्यादा रखी ना पुरुषोत्तम बना के रखा, जय मतलब एक जैसे मार डालेगा किसी को आदमी जय श्री राम बना रहा लेके, इस तरीके की वेब बना रहे हैं। और ये किसके राज में हो रहा है? मोदी के राज में। मोदी खामोश है, सहमति है मोदी की इस सब चीजों पे, अहंकार में डूबा हुआ है, ऐसा प्रधानमंत्री है। जय श्री राम मतलब एक स्लोगन बना लिया बीजेपी ने अपना। हाँ, टैग लाइन बना रखी है पार्टी की टैग लाइन। अब देखो मैं कह रहा हूँ जब वोट डालने आप जाओगे, पार्टी का सिंबल वहां रख नहीं सकते, कुछ तो 4 आदमी बाहर खड़े रहते हैं, बस इतना ही करते रहते हैं। कोई भी जाएगा जय श्री राम, अरे तुम्हारे स्लोगन है वो, उससे तुम बात कर रहे हो फिर बोलते हो नहीं जय, मतलब जय श्री राम बोल दिया तो हाँ मोदी को वोट देना है। मतलब इस तरीके की वेब वो लोग बनाना मतलब पूरे देश के अंदर परिवर्तन। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, राजनीति का धार्मिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का धार्मिकरण करने से आम मुद्दे दब जाते हैं, नाली सड़क के मुद्दे दब जाते हैं, गरीबों के मुद्दे दब जाते हैं, रेडी पटरियों पे जो काम कर रहे हैं, कुलियों के तमाम जो छोटी छोटी संस्थान है उनके मुद्दे दब जाते हैं। बट आम आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आम आदमी ऐसे जाके बात करो, हाँ जी मोदी जी ने क्या किया, अरे राम मंदिर बनवा दिया, उसके दिमाग में भी ये राम मंदिर बन गया तो उसको कोई परेशानी नहीं है, जुड़ा मोदी से शिकायत ही नहीं करता। जो अब तो चलो वे धीरे धीरे बदली। मोदी जी ने क्या नस पकड़ रखी थी पूरी, वो कि मेरे को हाँ अब मेरे को किसी कोई वही वाली बात हो, कोई पसंद है तो उसको लाके खड़ा कर दिया कि ले भाई ये ले, फिर वही चाहिए तो ये ले। अपने आदमी को वो चीज़ दे रहे हैं। वो रिक्शा चलाने वाले, जो झाड़ू लगाने वाले गलियों में, सफाई कर्मी, तमाम जो लोग ऐसे हैं वो उन्हीं मतलब जिसे कहूँगा दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, वो वहाँ तक आप ना मीडिया ही पहुँच रहा है बाइट लेने के लिए। आप उनसे जाके पूछो कि क्या हाल है, वहाँ तक आप जाके पूछो, ये बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं देश के अंदर क्या चल रहा है। वो तो उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो रोजी रोटी कमाने में ही व्यस्त रहें। वो वोट की चिंता ही न करें, सुबह जाए शाम को आए वही खाएं, फिर सुबह कमाएं तब खाएं। एक वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो राजनीति की सोच नहीं पा रहा। और जो राजनीति की सोच रहा है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, जो बिल्कुल उनको सारी सुख सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं। आप बाबा साहब की जो विचारधारा है अम्बेडकर साहब की, उनको समर्थन देते हैं? जी जी, आप उनको आइडियल मानते हैं, और आप एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा को भी मानते हैं, उनके समर्थन में है एक तरीके से कि वो काट है मोदी की। तो कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा हमला रहता है कांग्रेस पे कि इन्होंने बाबा साहब की कभी इज्जत नहीं करी, ये वही लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को रुलाया, ये वही लोग थे जिन्होंने बाबा साहब से इस्तीफा लिया, ये वही लोग थे जो डंका बजाते हैं कि हमने कानून मंत्री बनाया था बाबा साहब को, मगर उनको इस्तीफा भी तो इन्होंने ही लिया। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहती है बाबा साहब मेरे, बीजेपी कहती है बाबा साहब मेरे? बाबा साहब मेरे की लड़ाई अब हर कोई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वोट का सारा खेल है। बाबा साहब अम्बेडकर की समर्थक और उनके अनुयायी इतने हो गए हैं देश के अंदर कि वोट का सारा खेल है कि जितने दलित समाज, ज़्यादातर मोस्टली मतलब 90% दलित समाज मानता ही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यूपी में तो आपने देखा ही होगा पूरे में किस तरीके से क्रेज, जैसे कि एक्टर का क्रेज है उनका, मतलब उस तरीके का जगह जगह पे मूर्तियाँ वगैरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण तो करते हैं लेकिन उनके विचारों को ग्रहण नहीं करते। कांग्रेस की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। नेहरू की कैबिनेट में नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। क्या कांग्रेस अगर नहीं चाहती, नेहरू अगर नहीं चाहते तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख पाते? कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जगह दी और संविधान सभा के अंदर संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसको लेकर उन्होंने संविधान लिखा। और सब कहते गांधी से उनके मतभेद थे, जो मतभेद थे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन जब संविधान लिखने की बात आई तो सबसे पहले नाम प्रस्तावित करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे खुद। महात्मा गांधी ने नाम प्रस्तावित किया कि नहीं संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही चुना जाए। गांधी और बाबा साहब से जुड़ा हुआ पूना पैक्ट का मामला था। पूना पैक्ट के मामले में देखिए, मैं कह रहा जो वैचारिक लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच रही वो ठीक थी बिल्कुल। वो किस लिए ठीक थी? महात्मा गांधी ने कभी शुरू से उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न देखा नहीं। उन्होंने उत्पीड़न, जाति उत्पीड़न या रंग भेद का उत्पीड़न कब देखा? जब उनको ट्रेन में जा रहे थे, जब धक्का दे दिया गया कि हाँ तुम मतलब काले में आते हो, मैं गोरे में, ट्रेन से धक्का दिया था। उस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी को मतलब जातिवाद और इनकी चीज़ें की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू से वो चीज़ें सही, शुरू से जातिवाद सा, घर में बाहर हर जगह उन्होंने कास्टिज्म सहा शुरू से। तो उन्हें शुरू से नॉलेज दी। महात्मा गांधी जी को उस वक्त पता लगा कि हाँ जातिवाद भी बहुत बड़ा जहर है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर उन्होंने तमाम ऐसी संस्थाएं खोली, महात्मा गांधी जी ने भी तमाम ऐसी संस्थाएं खोली
जिससे जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी पूरी। बट आज जिस बाबा साहब के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों लड़ रही हैं, वही बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो विचारधारा तो मेल नहीं खाती ना। ये विचारधारा मेल खाने का है। विचारधारा अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। विचारधारा हो गई उनके जो वर्डिंग्स हैं, उनकी जो बातें हैं जो उन्होंने लिख कर गए हैं अपनी किताबों में, संविधान में लेके गए हैं, 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनको जो उचित चीज़ है वो उसको माने, जिसको लगता है उसको नहीं मानना है वो नहीं माने। अपने अपने विचार हैं, जो अच्छे विचार है उसको ग्रहण करे, जो लगता है कि विचार हमसे मतभेद नहीं खाते। आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार, मैं 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हूँ, मतलब पूरी तरीके से जो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा वो सही कहा, मैं उसकी पूरी तरीके से मतलब उसका समर्थन करता हूँ। मतलब उस पर चलने की बात तो अलग दे, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास से दूर होने के लिए कहा, शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर दिया, मूर्ति पूजा की जगह पर शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। मैं तो कहता हूँ यही अगर शुरू से रहता तो जातिवाद का जहर इतना ना घुलता। आप मानते हैं 22 प्रतिज्ञाओं को? 22 प्रतिज्ञाओं को मतलब मैं मानता, मतलब पूरी पढ़ी है मैंने उसको मानने की जब बात आती है 22 प्रतिज्ञाओं में से कि आप देवी देवताओं राम कृष्ण का पूजन नहीं करोगे, तो मतलब मैं तो आइडियोलॉजिकल मंदिर वगैरह भी कभी बहुत कम जाना होता है दोस्त यारों के साथ, तो मैं तो खुद मतलब इतना जाता नहीं हूँ मंदिर वगैरह। 22 प्रतिज्ञाओं में क्लियरली मतलब है, मतलब है हिंदू देवी देवताओं को, मतलब मैं तो बहुत कम मंदिर जाता हूँ। तो विचार भी नहीं लाते? विचार भी मतलब लाता नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई विचार भी नहीं आता, नहीं किसी की पूजा करनी चाहिए या मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं है। अच्छा, एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो एक परिवार के आसपास घूमती है, ठीक है, और जब मोदी हमलावर होते हैं कांग्रेस पे तो वो एक ये बड़ा आरोप लगाते हैं पार्टीवाद, परिवारवाद, और ये सब आसपास के लोग हैं जो सब खाना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी में क्षमता है, क्षमता के अनुसार कोई आया है तो परिवारवाद, जैसे कि अनुराग ठाकुर खुद इसमें हैं, और राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे खुद बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा जिनका लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं, कन्हैया कुमार उन्हें रोज आए दिन धोते रहते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी वंशवाद है, वंशवाद अलग चीज़ है, और नेता से जैसे कि राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार जो त्याग का शहादत का परिवार हो गया, कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई जिस तरीके से, तमाम जो उनका शहादत का परिवार, उन्होंने जो संघर्ष है, मतलब बचपन में ही पिताजी को खोना पड़ा, तमाम ऐसे मुद्दे हुए, तो कांग्रेस ने क्या देश बनाने का काम किया, IIT, एम्स, तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने कभी आपको ये नहीं सिखाया कि नहीं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसके आप शोभा यात्रा में तलवारें लेके जाओ, ये सब चीज़ें कांग्रेस के मतलब उसमें स्ट्रक्चर में ही नहीं थी। सबसे आपको नहीं लगता गांधी परिवार ने हमें इतिहास उतना ही परोसा जितना उनके लिए फायदेमंद था? देखिए, इतिहास उतना फायदेमंद नहीं था, इतिहास था ही वही, असली इतिहास वही पढ़ा है। जब हम कांग्रेस पार्टी की बात इतिहास ही नहीं होगा, जो भाजपा का बड़ा एक पॉइंट रहता है वो ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अम्बेडकर थे, जिन इतने बड़े महापुरुषों को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो कांग्रेस ने कभी नहीं दी। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जगह दी, और सिर्फ प्रतिमा लगाने से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जगह देना, जो गुजरात में लगा दी है उसे जगह देना नहीं। देखिए, भारतीय जनता अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर स्मारक दिल्ली में गांधी परिवार के नाम पे क्यों? गांधी परिवार के नाम पर, इसे आप नेहरू के नाम पर कहोगे, मौलाना आजाद के नाम पर भी है ना, बट हर चीज में जो आपको देखने को अकबर रोड भी है, सारी मतलब सारी चीजें हैं। ऐसा कोई वो नहीं गांधी परिवार के नाम पर। आपने मतलब चंद गली मतलब रोड्स देखे होंगे, वो हैं सिंधिया मार्ग, मतलब और भी हैं सारी चीजें, सिर्फ एक नहीं पर्टिकुलर वही है। नेहरू स्टेडियम आप कह रहे हो या इंदिरा गांधी स्टेडियम आप कह रहे हो, लेकिन आप मौलाना आजाद हॉस्पिटल भी है, और तमाम ऐसे जो हैं केंद्र हैं वहाँ पे, लाला लाजपत राय रोड भी है, तमाम ऐसे रोड बने हुए हैं। तो आप मान रहे हैं कि बराबर मिला अधिकार। और आप कह रहे चलो मेरे सत्ता में नहीं था, मतलब मैं सत्ता में नहीं था, कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने अपना इतिहास लिख दिया, जो उसने कहा 9 साल से तुम्हारी सत्ता है, तुम इतिहास लिख देते, कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? इसका इतिहास होता है, वो इतिहास लिख पाते हैं ना, बना रहे हैं वो नया दो इतिहास बनाते हैं। एक वो सावरकर का इतिहास, वो माफी वीर था, उसका सावरकर का इतिहास, और वो गोडसे का इतिहास जिसने गांधी जी को गोली मारी थी। उनकी सांसद साध्वी प्रज्ञा खुद उनका समर्थन करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी कहते हैं मैं मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मन से माफ नहीं कराओगे? हिम्मत है तो पार्टी से बाहर निकालते। जब आपने रमेश बिधूड़ी को नहीं निकाला तो ये क्या जिम्मेदारी से भागना ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि में है। लोग कहते हैं पत्नी भी छोड़ी है, लेकिन वो तो मानता नहीं इतना, लेकिन छोड़ी होगी तो छोड़ी होगी। जिम्मेदारी से भागता है वो आदमी बहुत, वो पर्सनल जिम्मेदारी है। खैर, जब अंबेडकर की बात आती है तो वीर सावरकर को वहाँ साथ में खड़ा करते हैं। वीर सावरकर को इनका खड़ा करने की मजबूरी यही है कि वो कहते हैं कि ये वीर थे, लेकिन माफी वीर थे। उन्होंने तो अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की
मतलब चाटुकारिता जो आज गोदी मीडिया कर रहा है वो अब सावरकर ने उस टाइम अंग्रेजों की थी। पत्र लिखे जेल से कि भाई मैं आपकी हमेशा शरण में रहूंगा, हमेशा आपके जो कहोगे वो मानूंगा, उस तरीके की बातचीत करते थे। मेरा मानना है कि जैसे जब बात आती है महात्मा गांधी की तो कई आज के युवा टिप्पणी करते हैं, देश बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बात आती है वीर सावरकर की तो लोग कहते हैं वो माफ़ी वीर है, ये है, वो है। बात जब किसी भी महापुरुष की आती है, किसी भी व्यक्ति की आती है जिसने आज़ादी के आंदोलन में सहभागिता की, तो मेरा मानना है कि हमें उन्हें अपने बुजुर्ग होने की वजह से या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी सिर्फ इतना समझ के एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी को आप सावरकर से कंपेयर करेंगे तो दूर दूर तक नहीं होता नहीं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को सिर्फ हमारा देश नहीं विश्व में माना जाता है महात्मा गांधी को। उनका इतिहास मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने लिखा है वो इतिहास, वो नेल्सन मंडेला के साथ उनके जुड़ाव है। मतलब महात्मा गांधी को पूरा विश्व मानता है। अभी हम जब G20 हुआ सब लोग आए, महात्मा राजघाट पर आए, वो किया। सावरकर का आपने कहीं कोई ऐसा कोई जिसका इतिहास होगा, उसने कोई ऐसा वीर काम किया हो, खुद ने ही अपनी किताब में लिख दिया वीर सावरकर, तो वीर तो इस तरीके के माना गया। कोई ऐसा इतिहास होगा तब ना कोई इतिहास मानेगा उस चीज को। महात्मा गांधी के इतिहास को लोग इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि वो लोगों का ये मानना है कि हाँ, गांधी नाम जब तक जिंदा है तब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है और कांग्रेस पार्टी को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए गांधी को पहले बदनाम करना चाहते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ये गांधी के फेवर में क्यों नहीं होते? कौन? व्हाट्सएप फॉरवर्ड जितने भी चलते हैं, जितने भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लंबे लंबे चिट्ठे आते हैं, वो गांधी को डिफेम करने के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि डरते हैं ना गांधी से। क्यों? चाहते ही नहीं कि गांधी की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा से कौन डरेगा। गांधी का तो ये था ना भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, मतलब ये तो चाहते थे सब एकजुट होकर रहे, सब शांति रहे देश के अंदर। मतलब सब लोग जब उन्होंने क्या बोलते हैं हिंसा वाले मामलों में कहीं इन्होंने खुद जाके नोआखली वगैरह में खुद जाके देखा होगा आपने, बीच बचाव किया। अब जिस तरह गांधी की विचारधारा शांति की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा है, और यहाँ जो चल रहा है तलवारबाजी शोभा यात्रा में, तो बीजेपी की विचारधारा है। तो इसे क्यों पसंद करेंगे? पसंद क्यों करेंगे? गांधी का मतलब शांति, प्रेम, मतलब इस तरीके का वो तो विचारधारा भी चलती है। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे कुछ नहीं हो रहा तो जाके आराम से मौन धरना कर लिया। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है तो जाके शोभा यात्रा में बिल्कुल, या किसी की मॉब लिंचिंग कर दी, इस तरीके का काम कर दिया। वो नहीं करते ना। आप अक्सर एक चीज़ बोलते हैं कि अभी इनकी सरकार है, हमारी भी सरकार आएगी। हाँ, और हम देखेंगे आज के बाद कल भी आएगा, कल के बाद परसों भी आएगा। सरकारें बदलती रहती हैं। हाँ, जो आज इसका मतलब ये है कि जो आज बीजेपी कर रही है कल आप वो करेंगे। जो आज बीजेपी कर रही है वो नहीं करेंगे। जो बीजेपी ने किया है उसका जवाब बीजेपी को जरूर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब तो लेने देंगे, आज नहीं तो कल। अंतर कैसे होगा फिर? अंतर इसलिए होगा, जो बीजेपी जो कर रही है कि जो स्वतंत्र बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हम जो देश के सच में विरोध में बोलेगा, तो सच में जिन्होंने ये चीज़ें की होंगी, जो क्या भ्रष्टाचार किया होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से आप बोलेगा अंतर कैसे होगा? अंतर होगा वैचारिक। तो राहुल गांधी की लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है। वो आरएसएस के खिलाफ खुल के बोलता है, नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर सवाल करता है, इसलिए क्योंकि उसकी लड़ाई वैचारिक है। उसकी लड़ाई गरीबों के हित में, वंचितों के हित में, पिछड़ों के, दलितों के हित में। उनकी लड़ाई अलग वे की लड़ाई है। वो ये नहीं चाहते कि आरएसएस के मतलब ये नहीं चाहते कि जो आरएसएस की विचारधारा है वो पनपती रहे। वो आप देखना, मैं तो कहता हूँ, मेरे ये मानना है इस बार अगर कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की सरकार आती है, सबसे पहले बैन आरएसएस पे होना चाहिए। आरएसएस जैसे संगठनों पे, बजरंग दल पे बैन होना चाहिए। ऐसे जो तमाम संगठन है जो बच्चों को तलवार हटवाना सिखा रहे हैं, जो बच्चों को हाथ में भगवा देना, मतलब किताबों को छोड़कर हाथ में इस तरीके की चीजें दे रहे हैं जो हथियार के रूप में लोगों दूसरे के ऊपर नुकसान हो, उसको तो बैन कर देना चाहिए देश के अंदर से। आप चाह रहे हैं मतलब सबसे पहले आरएसएस को बैन करना? आरएसएस को बैन करना चाहिए। मेरे को राहुल गांधी से उम्मीद है कि आरएसएस को बैन करेंगे। वो जब सत्ता में आएंगे सबसे पहले बैन आरएसएस होगी। चुनाव लड़ने की इच्छा है? चुनाव आगे जिस तरीके की भूमिका बनती है, चुनाव जरूर, मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कहाँ से लड़ना चाहेंगे? अब दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। और बिल्कुल विधानसभा से शुरुआत होगी जरूर। पार्टी जल्दी आप देखेंगे। पार्टी का भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि अपने पार्टी से लड़ेंगे, मतलब जो हमारा जिस तरफ जो वैचारिक हमारी पार्टी रहेगी उससे लड़ेंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा, जो गांधी के रास्ते पे चलेगा, उस रास्ते पे लड़ेंगे। अच्छा, एक मैंने आपके ट्विटर पे देखा कि आप सचिन तेंदुलकर से भी थोड़ा मतभेद रखते हैं। आप कह रहे हैं कि उनको भगवान क्यों कहा जाता है ना? हाँ, मेरा कहना मतलब सचिन तेंदुलकर भगवान कि भाई उस टाइम होता है, जितनी उम्र सचिन तेंदुलकर की है ना, इतने में तुम भी खेल लोगे तो तुम्हें भगवान कह देंगे। इतनी उम्र तक कौन खेलता है? मतलब इतनी उम्र तक कौन? मतलब विराट कोहली ने यहाँ तक अभी ये किया, ये इन्होंने किया। मैं कह आप
उस चीज़ को भगवान किसी भी व्यक्ति पूजा मत करने लग जाओ, उसके टैलेंट की पूजा करो। उसको भगवान मत मानो कि हाँ उसकी प्रतिमा लगा दी या उसको पूजने लगे, इस तरीके की चीज़ें उसके साथ मत करो। और भी लोग हैं, विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, उन चीज़ों उनके बारे में भी आप चर्चा करो। एक व्यक्ति की जब तक व्यक्ति, जो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भी है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। हम अम्बेडकर को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा और संविधान इतना शानदार लिखा कि उसकी तारीफ पूरी दुनिया में और आज तक वो लागू है। अगर आज नया संविधान लिखा जाए तो क्या कोई भारत में इतना समक्ष नहीं है कि वो संविधान लिख पाएगा? नया संविधान लिख पाएगा ना? नया संविधान, मेरे को लगता है नया संविधान लिखा ही नहीं जा सकता। नहीं, क्यों? जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो एक परिपाटी तय की गई है। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरा उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ कि जिस तरीके से उस समय अम्बेडकर ने लिखा, हम आज उनको मानते हैं, उनकी इज्जत है। आज अगर नया संविधान लिखा जाएगा तो भारत में शायद ऐसे लोग होंगे जो संविधान लिख देंगे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि हम अम्बेडकर की इज्जत छोड़ देंगे। ऐसे ही आज सचिन तेंदुलकर ने जब जो रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने जो खेला उस समय का जो प्रदर्शन किया, वो अलग, वो जातिवाद से अलग है। मेरा कहना है कि उनका समर्थन, मैंने यही वही वाली बात कही थी, सचिन तेंदुलकर का विरोध नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भगवान की तरह पूजने का विरोध है। अब दोनों बातों में अंतर है। क्यों है? भगवान की तरह पूजने में अंतर है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक ही चीज, आपके पास विराट कोहली भी है, आपके पास धोनी भी है, तमाम ऐसे लोग। कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में नए आयाम क्रिएट करता है तो उसको कोई भी दर्जा दीजिए, आप किसी भी चीज का उसको उपाधि दे दीजिए। नहीं यार आप इस तरह के अच्छा प्लेयर है। साउथ में रजनीकांत की मूर्तियों पे पूजा होती है, वो गलत? मूर्ति पूजा तो हमेशा से ही, मैं तो मूर्ति पूजा वैसे वाली मूर्ति पूजा नहीं कह रहा, बट किसी को इज्जत देना, किसी में अपनी आस्था मान लेना कि ये वो गलत है। किसी में पूरी अपनी आस्था मान लेना कि यही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कई जगहों पे गलत हो सकते हैं, महात्मा गांधी भी कई जगहों पे गलत हो सकते हैं, जो राहुल गांधी भी कई जगहों पे, जो उनके अच्छे विचार हैं, जो उनकी अच्छी विचारधारा, अच्छा वैचारिक वो है, वो हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो नहीं है, जो लगता है कि हमें, जैसे मान्यवर काशीराम साहब थे, उनकी पूरी वैचारिक लाइन थी, जो हमें उसमें पसंद है, जो उनके विचार पसंद है वो हम ग्रहण करते हैं, जो नहीं पसंद है वो हमें, मतलब उनका विरोध नहीं करते, लेकिन उनको मतलब टच नहीं करते, उनको ठीक है। तो जैसे हैं वो, जिनको जो मानना है इसको माने, हम नहीं मानते उन चीज़ों को। पर जब आप ऐसे लिखते हैं, आपको नहीं लगता कि आप एक काफ़ी जिसने नए आयाम बनाए हों, एक काफ़ी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं? भारत रत्न व्यक्ति का, भारत रत्न दिया क्यों, मैं तो इस बात से चिंतित हूँ। ठीक है, दिया उन्होंने भी, लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूँ कि सचिन तेंदुलकर की जगह पे बहुत ऐसे लोग थे, तमाम जो दलित पिछड़े भी इतने लोग हैं, आदिवासी भी लोग, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, सचिन तेंदुलकर से दुगने संघर्षशील काम किए हैं, उन्हें मिलना चाहिए था भारत रत्न। तमाम, जैसे कि आपने देखा होगा देश के अंदर जो पिछड़ों की जब जाति जनगणना की बात आ रही है, अब जब निकल के आएंगे इसके आंकड़े, तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके का संघर्ष जिन जातियों के बीच है और किस तरीके के आयाम इन्होंने हासिल किए हैं। अभी फिलहाल दलितों में राष्ट्रीय राजनेता के तौर पे किसको देखते हैं? दलितों में राष्ट्रीय राजनेता के तौर पे कांग्रेस के अंदर भी मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक दलित नेता है और राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे भी चलते हैं। तमाम ऐसे कांग्रेस के अंदर भी प्रदीप नरवाल जी हैं और भी लोग हैं, दलित नेता हैं, जो मजबूती से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेके जो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, प्रतिनिधित्व देने की बात है, उसको प्रदीप नरवाल जैसे नेता दे रहे हैं कांग्रेस के अंदर। मेरा कहना है मतलब है, तमाम दलित लड़कों को आगे बढ़ा रहे हैं और महत्वपूर्ण जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर। दलितों की राजनीति में चंद्रशेखर को नहीं मानते हैं? दलितों, देखो चंद्रशेखर जो काम कर रहे हैं वो मैं इतना मानता हूँ कि चंद्रशेखर ने मायावती को पिछाड़ दिया है। चंद्रशेखर ने आज मायावती की राजनीति को पिछाड़ दिया है, मायावती को पिछाड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो युवा उनसे जुड़ रहा है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो मतलब शासन से, प्रशासन से टकराव करते हैं और बातचीत करते हुए उनका जो रवैया है वो युवाओं को पसंद आ रहा है। और चंद्रशेखर को मानने वाली बात, मतलब आप कह रहे हैं कि मानते हैं, वैचारिक रूप से मैं उनका समर्थक हूँ, जो उनके विचार हैं उनका मैं समर्थक हूँ, लेकिन जो जिस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं उनसे मेरी अभी दूरी है, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो अलग है, उनका जो फील्ड है वो अलग है। लगता है आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका होगी? हाँ, मैं तो कहता हूँ होगी, चाहे वो प्रदीप नारवाल हो, चंद्रशेखर हो, तमाम जो ऐसे दलित नेता हैं देश के अंदर, इनकी बड़ी भूमिका होगी और आने वाले देश के अंदर प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे वो देश के तमाम नेता हैं। आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर जब जाते हैं, ओबीसी समाज के नेता जीतू पटवारी हो गए, ठीक है। अब इधर आओगे राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओबीसी हैं। तो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की हिस्सेदारी आप देखोगे धीरे धीरे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और कौन बढ़ाएगा? वही लोग बढ़ाएंगे जो ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर या ऐसी पार्टियों के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती हैं पार्टी, उनके अंदर जो ये लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ को बढ़ाएंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
नवंबर में अगले 5 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की जोड़ी बिल्कुल तय चल रही है। आंतरिक कलह वो पहले जो चलती थी चल रही है, लेकिन अभी साफ साफ दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहे तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की जीत होने तय है। और बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, अभी मिजोरम में हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके समर्थन। और सबसे बड़ा संग्राम 2024 में बिल्कुल इस बार इंडिया अलायंस की जीत होगी। पक्का लगता है? पक्का लगता है, क्योंकि मैंने कहा ना, इवेंट बाजी से जो फेस का चुनाव है वो नहीं हुआ है। और वो आपको नहीं लगता जो चेहरा प्रधानमंत्री के लिए बाहर आना चाहिए वो नहीं? अब मैं बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी की छवि में सुधार आया है। पहले लोग कहते कौन, लेकिन अब मैं और तमाम जो जनता है वो प्यारी राहुल गांधी। इसी में सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया अलायंस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा? मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और होना चाहिए कि राहुल गांधी को एक बार इंडिया अलायंस भी मौका दे कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने और आमने सामने की लड़ाई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये लोग मान पाएंगे इस बात? देखिए, वैचारिक लड़ाई राहुल गांधी लड़ते हैं और मैं वैचारिक लड़ाई का समर्थन करता हूँ। सिर्फ पार्टी की लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई वो जो आरएसएस को बैन कर सके, वैचारिक लड़ाई वो जो दलित पिछड़ों को हक दिला सके, वो है वैचारिक लड़ाई। जिसके अंदर टीस हो कि देश बचना चाहिए, जिसके अंदर टीस हो नफरत खत्म होनी चाहिए, उसका नाम राहुल गांधी है। आप दिल्ली से हैं तो एक सवाल और ले लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कैसी लगती है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति से मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब वाकिफ तो हुई। दिल्ली में 5 साल केजरीवाल ऑटो बसता हुआ आया गलियों में, एमसीडी में भी केजरीवाल हो गया। उसमें मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उस तरीके मजबूत है, लेकिन मैं उनकी पार्टी का पक्षधर तो हूँ नहीं कि पार्टी का पक्षधर तो मैं कांग्रेस में भी पदाधिकारी नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी में कोई पद, लेकिन मेरे को उनकी राजनीति मतलब उतनी पसंद नहीं है जो अन्ना आंदोलन में लेके उन्होंने यहाँ तक अब तक जो सफ़र किया है। मेरे को उनकी राजनीति पसंद नहीं है कि जब आप धरने से चले, धरना दे के आपने पार्टी बनाई, धरना देकर आप पार्टी के अंदर आए, लेकिन जब आपके संजय सिंह जैसा नेता जो राज्यसभा के अंदर बेबाकी होकर बोलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, खुल के बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं, जवाब देता है आप, वो जेल में चले जाता है, आप सड़कों पर नहीं उतरते। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रात में इंडिया गेट पर होना चाहिए था धरने प्रदर्शन पर, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे भी नहीं, तब भी खामोश रहे। तो ये चीजें मुझे लगता है व्यक्ति विशेष जहाँ जहाँ आपको लगेगा ना वो चीज गलत है। आपने देख कांग्रेस के अंदर आप देखोगे व्यक्ति विशेष आपको राहुल गांधी दिखते हैं, व्यक्ति विशेष आप मध्य प्रदेश के अंदर जाओगे आपको कमलनाथ दिखेंगे, वो भी अपने में नेता है, दिग्विजय सिंह भी अपने नेता है, अशोक गहलोत अपने में नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने में नेता है, आप वहाँ उधर चले जाइए रेवंत रेड्डी अपने में नेता है, साउथ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, सिद्धारमैया हो गए और केसी वेणुगोपाल, मतलब सब लोग अपने में नेता है। मतलब अलग एक नहीं कि एक विचारधारा नहीं है कांग्रेस के अंदर, नीला पीला हरा सबका समावेश है। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि ये चीज खत्म हो जाए। बट जब बात अंतिम निर्णय की आती है तो वो तो गांधी परिवार पर आके देखिए, अंतिम निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और वो जो निर्णय लेते हैं वही अंतिम निर्णय है। उसके बाद जो चर्चा में जो बात आती है वो पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रही और सीनियर लीडर हैं, पार्टी की कमान उन्हें यूपीए चलाया है पूरा, तो उनकी बात जो चर्चा में आती है सहमति होती है सबकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, कई मुद्दों पर बात की आपसे और आगे जुड़े रहें, बात करते रहेंगे, लगातार बातचीत शुरू रहेगी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब बात होती है तो खुलकर नहीं होती है। आज हमने कोशिश की है संदीप भैया के साथ पूरे अच्छे तरीके से खुल के बात करने की, हर मुद्दे पर बात करने की भी कोशिश की है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो 2024 के चुनाव हो, चाहे अगले 5 राज्यों में होने वाले चुनाव हो, या फिर जिस तरीके से हिंदुज़्म को भारत में प्रेजेंट किया जा रहा है उसकी बात हो। आपको कैसी लगी है? अगर कोई बात सही लगी है तो उसका समर्थन कमेंट बॉक्स में करिए, बुरी लगी है तो भी जैसे मन में विचार हैं उनको कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कि इस एपिसोड को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।